तो साथियों, हमने इस वीडियो से पूर्व में बीए पार्ट 3 का जो एक प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता है, उसके कुछ बिंदुओं पर हमने इससे पूर्व में चर्चा की थी, जिसमें विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में प्रासंगिकता, वैश्वीकरण के दौर में विकासशील राष्ट्रों के हितों के संदर्भ में प्रासंगिकता और स्वतंत्र विदेश नीति और डेवलपमेंट का जो उद्देश्य प्रारंभ में ही इन लोगों ने लिया था, उसके संदर्भ में प्रासंगिकता। इन बिंदुओं पर हमने विशेष रूप से बात की थी। आज हम बात करते हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के जो शेष बिंदु हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा और चर्चा उनके ऊपर कर लेते हैं, ताकि आप इसका विश्लेषण बहुत अच्छे से कर सके। और मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आप इसके लिए बाकू घोषणा पत्र, जो 18वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, उसको आप लोग जरूर पढ़ना। उसमें बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी जो इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो अगली जो एक इसकी प्रासंगिकता आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित हुई है, जिसे हम नियो भी कहते हैं, ये कई बार छोटा प्रश्न भी आपसे पूछते हैं, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इस नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्रों ने एक होकर अपने हितों का संवर्धन करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है, जिनको हम एक नाम हमने दिया था दक्षिण दक्षिण संवाद। ठीक है, यह दक्षिण दक्षिण संवाद जितना अधिक मजबूत रहेगा, जितना अधिक एक रहेगा, जितना अपनी एकता का प्रदर्शन करेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, उतना अधिक ये विकासशील राष्ट्र अपने हितों को बचा पाएंगे विकसित राष्ट्रों से। ले रही चीज, तो इस दक्षिण दक्षिण संवाद को बनाए रखने के लिए, इस दक्षिण दक्षिण संवाद को बरकरार रखने के लिए, अर्थात विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी बातचीत, आपसी समझौते और अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक बरकरार बने रहे, मतलब वो, इसके लिए एक ऐसे मंच की जो आवश्यकता होती है, एक ऐसा वो मंच कहां है, वो नाम है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी इस अपने हितों के लिए एक रहने के लिए जो दक्षिण दक्षिण, जिसे हम कह सकते हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो एक आधारभूत बिंदु रहा, आधारभूत एक जिसने काम किया है, वो बनाए रखने के लिए नाम का रहना जरूरी है। इसको और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से भी हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हैं कि आज इस मामले को लेकर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसके सामने यदि उसको अपने हितों की रक्षा करनी है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उसे दक्षिण दक्षिण संवाद जो उसने शुरू किया था, उसे और अधिक मजबूती से बनाए रखना है। क्लियर है? तो एक बिंदु आप इसको ये बताइए। दूसरा, जो विभिन्न राष्ट्रों के जो ह्यूमन राइट्स हैं, इन ह्यूमन राइट्स को बचाए रखने के लिए और स्पेशली विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो कार्रवाई वहां की जा रही है विकासशील राष्ट्रों में किसी मामले में, तो ह्यूमन राइट्स को बरकरार, वास्तविक रूप से उनको व्यवहारिक दृष्टि में ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखने के लिए विकासशील राष्ट्रों में इनका उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए भी इन राष्ट्रों की एकता आवश्यक है, जो नाम के माध्यम से ही ये लोग दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि नाम की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। अगली हम बात करें तो फिर हम अपन उसी बात पे आते हैं कि यदि इन राष्ट्रों को विकास करना है, तो इनको अपनी तकनीकी विकास करनी पड़ेगी। तकनीक, ठीक है, क्योंकि तकनीकी विकास के बिना राष्ट्रों का विकास बहुत धीमी गति से होता है और वो उस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। तो विकसित राष्ट्र इनको तकनीकी नहीं देने के बजाय इन राष्ट्रों को क्या करते हैं, इन राष्ट्रों को वो केवल सामान उपलब्ध कराते हैं, वो उपकरण उपलब्ध कराते हैं। तो ये राष्ट्र यदि आपस में मिलें और अपनी अपनी तकनीकी शेयर करें और अपनी तकनीकियों के माध्यम से अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देना शुरू करें, इन पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आगे करें, ताकि तकनीकी के मामले में यदि इनको आत्मनिर्भर बनना है इन विकासशील राष्ट्रों को, तो वो केवल नाम जैसे संगठन में रहकर ही बना जा सकता है।
जहां हर राष्ट्र अपनी तकनीकी को शेयर करे, एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ मिलकर नई नई तकनीकें इजाद करे, नई नई तकनीकों पे रिसर्च सेंटर बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि तकनीकी पर यदि इनको काबिज होना है विकासशील राष्ट्रों को, तो उसके लिए नाम एक बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां पर ये लोग आपस में मिलकर अपनी तकनीकी को विकसित कर सकते हैं। और जो विकसित राष्ट्रों की तकनीकी के नाम पर जो एक तरीके का शोषण है, उससे बचाव इनका संभव है। तो विकास के लिए और तकनीकी जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें उनसे एक तरीके से शोषण से बचने के लिए, उनसे जो अनावश्यक उनको धन खर्च करना पड़ता है तकनीकी के नाम पर, वो चीजें उनको अपने यहां भी शेयर करने की आवश्यकता है। तो इस मामले में इनको आप कह सकते हैं कि यहां अभी इसकी प्रासंगिकता है। और इन राष्ट्रों को यदि विकसित राष्ट्रों से लोहा लेना है, यदि विकसित राष्ट्रों के बराबर खड़े रहना है, यदि विकसित राष्ट्रों से अपने हितों की रक्षा करनी है, तो तकनीकी का जो विकास है ये राष्ट्र आपस में मिलकर कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण में भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है। इस क्षेत्र में रिसर्च करने की और ज्यादा आवश्यकता अभी है, ताकि ये लोग जो विभिन्न जो चीजें हैं, जलवायु परिवर्तन है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, या जो इनका जो साइंटिफिक कल्चर जो इनको डेवलप करना है, वैज्ञानिक जो संस्कृति इनको डेवलप करने की आवश्यकता है, ये आवश्यकताएं तभी है जब ये एक दूसरे के साथ जाएं, अपने अपने रिसर्च शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ लेबोरेटरी शेयर करेंगे, अपना ज्ञान शेयर करेंगे। तो ये विकासशील राष्ट्रों के लिए एक बहुत बेहतरीन मंच साबित हो सकता है विकसित राष्ट्रों के बराबर खड़ा रहने के लिए। इसी प्रकार अपनी संस्कृति है, अपने जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं लगभग विकासशील राष्ट्रों में, क्योंकि लगभग आप देखिए कि समस्याएं समान होती है, ठीक है ना, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हो, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, चाहे वो अन्य समस्याएं हो, तो लगभग समस्याएं समान ही होती है इन राष्ट्रों के अंदर, विकासशील राष्ट्रों में। तो समान समस्याएं, जो राष्ट्र इन समस्याओं को पार कर जाता है, या उन समस्याओं में किस प्रकार उन चीजों को, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तो जिन राष्ट्रों ने, जिनके पास अच्छे तरीके हैं, जिनके पास, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो आज एग्रीकल्चर में बढ़ते जा रहे हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे जो एजुकेशन में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आपस में एक जो इनका शेयरिंग है, आपस में जो सहभागिता है, वो इनको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो इस क्षेत्र में भी इनको सोचना होगा और इस साइड में इनको विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। तो अभी जो उद्देश्य हैं नाम के, वो उद्देश्य अभी कम नहीं हुए हैं, अभी भी कई ऐसे उद्देश्य हैं जो नाम के संगठन में रहते हुए ये राष्ट्र आपस में मिलकर कर सकते हैं। तो ट्रेडिशन और इनका जो कल्चर है उसको भी इनको एक तरीके से प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, और इनको आपस में मिलकर रहने की आवश्यकता है। तो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इनको रहना है, टू प्रमोट साइंटिफिक कल्चर अभी प्रासंगिकता बरकरार है, एंड टू प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन हम बात करें तो भी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। अगली यदि हम बात करें तो विश्व शांति को अभी भी हम देखते हैं, यदि हम नवीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्तियों को देखें तो अभी भी हम देखते हैं कि कई क्राइसिस अभी इंटरनेशनल लेवल पर हैं। इन राष्ट्रों के मध्य अभी बहुत से संकट चल रहे हैं, कुछ विकसित राष्ट्रों की मौजूदगी के कारण चल रहे हैं, कुछ विकसित राष्ट्रों द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं, और कहीं विकसित राष्ट्रों की अनदेखी से किए जा रहे हैं किसी भी तरीके से। लेकिन जो महाशक्तियां हैं वो किसी न किसी रूप में इन राष्ट्रों में दखलंदाजी देकर कई प्रकार के, यदि हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, कई प्रकार के तनावों की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज बरकरार हैं, इन महाशक्तियों के बीच में भी हैं, और हम देखें तो महाशक्तियों और विकासशील राष्ट्रों के बीच में भी अनेक प्रकार के संकट आज हमारे सामने खड़े हैं। तो इन संकटों से कब विश्व शांति प्रभावित हो सकती है? चाहे हम कोरिया विवाद को देखें, चाहे हम अरब इजराइल विवाद को देख लें, चाहे हम भारत पाकिस्तान चाइना इनके संबंधों को देखें, तो ये जो सारी चीजें हैं यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि अभी भी विश्व के सामने विश्व शांति को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। और विश्व शांति जो कि प्रारंभ में भी आप देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि विश्व में शांति स्थापित हो, ऐसे मुद्दे समाप्त हो जिन मुद्दों को लेकर विश्व के विभिन्न राष्ट्र आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां समाप्त हो और विश्व शांति कायम हो, यह उद्देश्य आज भी
नाम के सामने है। अतः इस दृष्टिकोण से भी हम कहें तो अभी नाम की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। नाम की जो नीति है, जो हमने प्रारंभ में ही जाना था कि नाम की जो नीति है वो कैसी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति एक सक्रिय और सकारात्मक नीति है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति की जो मान्यताएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ना शुरू किया था, जिसने वैदेशिक मामलों में गुण दोष के आधार पर जो भी राष्ट्र दोषी है उसकी उन्होंने कहा कि हम उस दोषी राष्ट्र को इंगित करेंगे, और जो निर्दोष राष्ट्र है या जिस राष्ट्र की जो सही और गलत है उनमें हमेशा हम सही के पक्ष में खड़े होंगे, ताकि एक नैतिक दबाव बने और गलत जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं या गलत कोई कार्रवाई होती है तो वो रुके। तो हम देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से, इस दृष्टि से भी यदि हम आज बात करें तो हम देख रहे हैं कि नाम की प्रासंगिकता और नाम के सामने जो चुनौतियां हैं वो अभी भी मौजूद है। अतः इसे इस दृष्टि से भी हम समाप्त करने की बात सोच नहीं सकते हैं। इस दृष्टि से भी इसकी प्रासंगिकता आज कायम है और प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। विश्व शांति का जो लक्ष्य है वो नाम को पूरा करना है, विश्व शांति के लिए उसे लगातार काम करते रहना है, क्योंकि यही मैं बार बार आपको कहूंगा कि 120 राष्ट्र जो कि यूएनओ के बाद में बहुत बड़ा संगठन है, तो महासभा में आप देखेंगे कि जो एक नैतिक दबाव जो होता है वो नैतिक दबाव इस संगठन के द्वारा आज भी रखा जा सकता है और अपने हितों को ये सकारात्मक रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो एक आप ये बता सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी अभी प्रासंगिकता बनी हुई है। अगली यदि हम बात करें तो एक प्रश्न आता है, यूएनओ का भी आप देखें कि कई कार्रवाई ऐसी होती है कि महाशक्तियां केवल अपने लाभ के लिए यूएनओ का यूज करती हैं। तो यूएनओ में महाशक्तियों का प्रभाव कम हो सके, विशेषकर उन मामलों में जहां वो गलत डिसीजन ले रहे हैं या अपने हितों के अनुरूप वो यूएनओ को जब एक उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साध्य उस महाशक्ति का, अमेरिका में हमने 2-3 बार ऐसा देखा है और इन्होंने नाम ने विरोध भी किया था जब इराक आक्रमण हुआ और हुआ, तो इन्होंने, तो ऐसी जो घटनाएं आती है उन घटनाओं में कोई भी महाशक्ति हो चाहे वो, लेकिन यदि ऐसी महाशक्तियां यदि कोई हमें दिखाई देती है तो ऐसी महाशक्तियों का विरोध इस नाम के माध्यम से आज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नाम के माध्यम से आप देखें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यदि आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियां यूएनओ में अनावश्यक दखलंदाजी नहीं कर सके। यूएनओ जिन उद्देश्यों के लिए बना है वही उद्देश्य पूरे हो, महाशक्तियां ऐसा कार्य करे, ऐसा वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ये भी नाम की है, और ये नाम इसमें बखूबी अपनी भूमिका अदा कर सकता है और उसे आगे करना होगा। ठीक है, तो यूएनओ के लोकतांत्रिकरण जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो कार्यशैली है, उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए नाम की प्रासंगिकता है और नाम की प्रासंगिकता रहेगी इस मामले में भी। इसी प्रकार आप देखिए कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम वातावरण की बात करते हैं, एक शुद्ध वातावरण उपलब्ध हो, इसके लिए भी जो नियम बनने हैं उसमें भी आप देखिए विकसित बनाम विकासशील राष्ट्रों का बड़ा एक वो चल रहा है कि औद्योगिक जो ये गैसें जो उत्सर्जन होती है उनको रोकने के लिए किस प्रकार से क्या क्या किए जाएं, प्रयास किए जाएं। तो इनमें केवल विकसित राष्ट्र अपने निर्णयों को विकासशील राष्ट्रों पर नहीं थोप दें और स्वयं उनको मान लीजिए कि ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं और विकासशील राष्ट्रों पर वो थोपते जा रहे हैं। तो ऐसा काफी आप देखें कि आपने पिछले कुछ जो एनवायरनमेंट को लेकर जो सम्मेलन हुए उनमें ये मनमुटाव एक तरीके से आप जो इनके बीच में जो ये था विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन और इनको लेकर, तो ये हम लगातार देख रहे हैं। तो वहां भी आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन में वास्तव में जो राष्ट्र एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, जो जलवायु को खराब कर रहे हैं, उन राष्ट्रों पर ही कार्रवाई हो, उन राष्ट्रों द्वारा वो सारी गतिविधियां रोकी जाए जिनसे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। इसके लिए भी इन राष्ट्रों को एक होने की आवश्यकता है, विकासशील राष्ट्रों को एक होकर अपनी बात रखने की आवश्यकता है, और वो एक होकर अपनी बात रखने का जो बेहतरीन मंच है उस दृष्टिकोण में भी हम नाम को ले सकते हैं, वो प्रासंगिकता भी। तो इस दृष्टि से भी नाम की प्रासंगिकता अभी बरकरार है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये शस्त्र प्रतिस्पर्धाएं लगातार बढ़ती जा रही है, परमाणु प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही है, जिनसे सभी राष्ट्र खतरे पे आके खड़े हो जाते हैं, तो इन सबको भी धीरे धीरे
आपस में एक सकारात्मक तरीके से सक्रिय नीति अपनाते हुए ये सारी चीजें कम हो और इनके लिए एक ऐसा बीच का रास्ता निकले कि हर राष्ट्र शस्त्र प्रतिस्पर्धा से दूर हो, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हर राष्ट्र शस्त्र प्रतिस्पर्धा नहीं करने का संकल्प लेगा, तब जाके कहीं ये चीजें समाप्त हो सकती है। तो ये एनवायरमेंट क्रिएट करना, ये जो शस्त्र प्रतिस्पर्धा को जो रोकने का जो एक वातावरण तैयार करना है, परिस्थितियां तैयार करनी है, एक माहौल जो बनाना है, इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नाम की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। और तो आप ये सारे कारण बता के आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं कि हाल ही में ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं प्रासंगिकता को लेकर, लेकिन फिर भी और उसके कारण कुछ कमियां रही है। मैंने बताया ना कि मुख्य रूप से दो बड़ी कमियां यहां आती है सामने जो नाम को कमजोर करती है। एक तो विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो आपसी जो संबंध हैं, आपसी जो मुद्दे हैं, वहां ये क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे हमने देखा पाकिस्तान अनेक बार कश्मीर का जो मुद्दा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। तो ऐसे जो ये हैं, जो ये सकारात्मक सोच वाले जो मंच हैं, जो नाम वगैरह, इनमें केवल उन्हीं मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो उस आंदोलन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले हो, न कि आपसी द्विपक्षीय या आपस के जो मनमुटाव है वो वहां पर डिस्कस हो। तो इस कारण से भी हम देखते हैं कि ये आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा। दूसरा, बहुत से राष्ट्र हैं जो महाशक्तियों से बंधे हुए हैं, तो वो उस महाशक्ति की जब कोई बात आती है जिससे वे बंधे हुए हैं या जिसके फेवर में वो हैं, उस समय वो लोग क्या करते हैं कि फिर विरोध करते हैं उस मुद्दे का। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि बहुत से मुद्दे हैं वो केवल इन राष्ट्रों द्वारा विरोध इसलिए किए गए क्योंकि वो कुछ विशेष महाशक्ति का समर्थन करते हैं, और वो जब महाशक्ति उस महाशक्ति के विरोध में कोई डिसीजन लेना होता है तो वो लोग उसका हेल्प नहीं करते हैं। तो ये दो तीन कुछ कारण हैं जिनको दूर करना होगा, इन राष्ट्रों को स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बाकी आप अंत में निष्कर्ष यही निकालेंगे कि आज भी नाम का जो संगठन है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मंच है, इसके सामने जो उद्देश्य इन्होंने 1955 और 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में लिए थे वो आज भी इनके सामने बरकरार हैं। वो उद्देश्य और ज्यादा बड़े हैं, चुनौतियां और ज्यादा बड़ी हैं, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी प्रासंगिकता आज भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप इसको पूरा कर सकते हैं।